नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमने यूकेपीएससी एफआरओ के एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। जो लोग आप लोगों में से फ्रेशर हैं, एकदम नया पहली बार पेपर देंगे, और जो लोग पहले भी दे चुके हैं, आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। मैंने जो भी इसके एग्ज़ाम दिए हैं, उन एग्ज़ाम्स में क्या कमी रह गई थी और किस तरीके से हम लोग ने मार्क्स को इंक्रीज़ करना है, किस तरीके से कट ऑफ के अंदर आना है, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। देखिए, जो एफआरओ का प्रीलिम्स है, बेसिकली ये जो प्रीलिम्स है, ये 2 सेक्शन से मिलके बनता है। पहला जो इसमें सेक्शन बनता है, वो आप लोगों का जीके और जीएस का सेक्शन बनता है, और दूसरा जो सेक्शन बनता है, वो मैथ्स और रीजनिंग का सेक्शन बनता है। अब एक बार यहाँ पे को आप लोग समझने की कोशिश करिए। जो आप लोगों का लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम है और जो एफआरओ प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, इन दोनों में बहुत अंतर है। बेसिक अंतर किस चीज़ का है? मैथ्स और रीजनिंग का अंतर है। देखिए, जो लोअर पीसीएस में मैथ्स और रीजनिंग आती है, वो थोड़े से हल्के लेवल की आती है, और एफआरओ का जो एग्ज़ाम है, उसमें मैथ्स रीजनिंग स्ट्रॉन्ग लेवल की आती है। बोलने का मतलब ये है कि मैथ्स और रीजनिंग आपके एग्ज़ाम में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। जहाँ तक रही बात जीके जीएस की, इसका सेक्शन किस तरीके से तैयार करना है, उसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले एक बार नज़र डालिए कि इसकी जो कट ऑफ रहती है वो कितनी रहती है। उसके बेसिस पे हम लोग अपना काम स्टार्ट करेंगे। देखिए, जो एफआरओ का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा, अगर ये मान के चलिए कि 90 से 100 के बीच में अगर आप स्कोर करते हैं, तो आप लोगों का प्रीलिम्स में सिलेक्शन हो जाएगा। अब ये 90 से 100 के बीच में किस तरीके से स्कोर करना है, उस चीज़ को एक बार समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पे जो मैथ्स और रीजनिंग है, मैथ्स और रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे को अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, तो उसके 95% चांसेस हैं कि क्वेश्चन ठीक होगा। लेकिन जीके और जीएस में देखिए, अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है जिसमें 2 ऑप्शन में आपको कन्फ्यूज़न है, तो इसमें क्वेश्चन के सही होने के चांसेस कितने होते हैं? 50% होते हैं। इसका मतलब क्या है? 50% चांसेस वो क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बट मैथ्स और रीजनिंग का क्या होता है कि अगर मैथ्स में ठीक है, कोई क्वेश्चन है जो आपको आता है, आपने सॉल्व किया है, तो फिर 95% चांसेस क्या होते हैं? ये होते हैं कि आपका आंसर सही होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हमारा आंसर निकल जाता है, और उन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन में वो आंसर भी होता है, और हमको लगता है कि आंसर हमारा ठीक है, बट बाद में पता चलता है कि वो आंसर गलत हो गया। तो इसलिए मैंने बोला है कि मैथ्स और रीजनिंग में अगर आप लोग कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, तो उसके सही होने के चांसेस 95% होते हैं। लेकिन जीएस के पोर्शन में क्या होता है कि अगर आपको 2 ऑप्शंस में भी कन्फ्यूज़न है, और मैक्सिमम क्वेश्चंस में ऐसा हो जाता है कि हमको 2 ऑप्शंस में कन्फ्यूज़न होता है, 2 ऑप्शंस के बारे में हम लोग एकदम श्योर होते हैं कि हाँ, ये नहीं हो सकता, बट 2 ऑप्शन ऐसे होते हैं जिनमें कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो अब 2 ऑप्शन अगर ऐसे हैं जिनमें कन्फ्यूज़न है, तो ऑब्वियसली जो चांसेस हैं क्वेश्चन के ठीक होने के, वो 50% ही चांसेस बचते हैं। तो अगर फोकस मैथ्स और रीजनिंग में किया जाए, तो यहाँ हम मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं। अब देखिए, कट ऑफ जाएगी 90 से 100 के बीच में, ये हर साल ऐसा ही होता है। और यूकेपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम आप लोग उठा के देख लीजिए, आप लोग लोअर पीसीएस देख लीजिए, अपर पीसीएस देख लीजिए, ठीक है, तो इन सब में ऑलमोस्ट जो कट ऑफ रहती है वो 90 से 100 के बीच में रहती है। पिछले साल लोअर पीसीएस में थोड़ा सा बढ़ गई थी, ठीक है, 4-5 नंबर ऊपर नीचे होता है, वो हम लोग देख लेंगे, क्योंकि पिछली बार का जो पेपर का लेवल था वो भी अलग था, और 12 क्वेश्चन पिछली बार क्या हुए थे? डिलीट हुए थे। अब देखिए, अब मैथ्स और रीजनिंग में क्या है? अगर मान लीजिए आप मैथ्स और रीजनिंग में 45 मार्क्स स्कोर करने तक, इस 45 मार्क्स तक आप लोग स्कोर कर लेते हैं,
तो उससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा उस चीज़ को देखिए। आपने 90 तक पहुंचने के लिए सिर्फ 45 क्वेश्चंस जीके जीएस में करने हैं, और 100 में से 45 क्वेश्चंस कोई भी इंसान मर तर के कर ही लेता है। मीन्स कि जिसका जीएस का पोर्शन कमज़ोर है वो भी 45 मार्क्स तक ले आता है। तो मैथ्स और रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब इसमें होता क्या है कि जैसे हम लोग बैंकिंग की तैयारी करते हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं, वहाँ पर हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह सीखते हैं, उसका यूज़ करते हैं और क्वेश्चन बन जाते हैं। बट यहाँ जो मैथ्स रीजनिंग आती है, अगर आप लोग पिछले साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें मैथ्स रीजनिंग जो आएगी उसमें शॉर्ट ट्रिक का यूज़ बहुत कम होता है। मीन्स कि आपने मैथ्स जो है वो लॉजिकली सॉल्व करनी पड़ेगी। लॉजिकली आप लोगों ने क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। हर एक क्वेश्चन में ट्रिक काम नहीं आने वाली है। तो उसका जो कोर कॉन्सेप्ट है, जो बेस है, मैथ्स का जो बेसिक है, वो आप लोगों ने समझना होगा। और एफआरओ का जो एग्ज़ाम है वो सिर्फ बीएससी वालों के लिए होता है। तो यहाँ पे को देखिए कि इनका मैथ्स का सेक्शन स्ट्रांग हो सकता है। अब एक नेगेटिव पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट क्या होता है कि जो भी स्टूडेंट बीएससी वाले हैं उनकी मैथ्स तो होती है, बट आप लोग जानते हैं कि 11th से हमारे मैथ्स का लेवल बदल जाता है। हम लोग डिफ्रेंशिएशन पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, ठीक है, कैलकुलस वगैरह, ज्योमेट्री वगैरह, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं, रियल एनालिसिस हो गई, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। बट होता क्या है, यहाँ जो मैथ्स रीजनिंग आएगी ये 10th स्टैंडर्ड तक की बेसिक मैथ्स रीजनिंग आएगी। अब ये हमारा क्या होता है, बहुत लंबे टाइम से छूट चुका होता है, तो इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब 45 मार्क्स तक स्कोर कर पाएंगे। अदरवाइज एफआरओ के एग्ज़ाम में जो मैथ्स रीजनिंग आती है, मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स 25 से 30 के बीच में अटक जाते हैं। तो अगर आप 25 से 30 के बीच में अटक जाते हैं तो फिर आपने जीएस में ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा। और जीएस में देखिए, यहाँ 25 से 30 के बीच में अटकते हैं तो जीएस में 65 प्लस स्कोर करना पड़ेगा। तब जाके आप लोग कहाँ पहुँच पाएंगे, 90 से 100 के बीच में पहुँच पाएंगे। बट इसमें दिक्कत क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि ये जो जीएस का पोर्शन है उसमें 65 प्लस स्कोर हो जाए। तो एक बेटर ऑप्शन ये होगा कि इसमें किन किन सेक्शंस को तैयार किया जाए, वो चीज़ हम लोग देखते हैं। देखिए, इसमें जिन सेक्शंस को आप लोगों ने अच्छे से तैयार करना है वो सेक्शंस कौन कौन से हैं। देखिए, पहला जो इसमें सेक्शन है ये है मैथ्स रीजनिंग का। इसमें आप लोगों की कोशिश रहनी चाहिए कि 45 प्लस आप लोग इसमें अटेम्प्ट कर सकें। तो इसके लिए आप लोगों को स्पीड की ज़रूरत होगी और एक्यूरेसी की ज़रूरत होगी। अगर स्पीड और एक्यूरेसी है तो आप लोग 45 प्लस पहुंच सकते हैं। दूसरा सेक्शन जो आप लोग तैयार कर सकते हैं वो उत्तराखंड का तैयार कर सकते हैं। देखिए, उत्तराखंड में अगर आप, क्योंकि जो 100 मार्क्स का जीएस का एग्ज़ाम होगा इसमें क्या होगा, अप्रॉक्सीमेटली ये मान के चलिए, वैसे तो 40 का रेशियो रहेगा बट 30 मान के चलते हैं अभी फ़िलहाल, ठीक है। 30 मार्क्स की इसमें उत्तराखंड होगी। तो आपने करना क्या है, आपने मैथ्स रीजनिंग को इस तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाना है कि आप 45 तक पहुंच जाए। देखिए, मैं बोल तो रहा हूँ 45, बट 45 पहुंचना वहाँ पे को बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एग्ज़ाम का प्रेशर जो होता है वो एक अलग चीज़ है। घर में आप अगर पुराने साल के क्वेश्चन पेपर करेंगे और आपकी मैथ्स रीजनिंग अच्छी है तो हो सकता है कि आप लोग 45 प्लस पहुँच जाए, लेकिन एग्ज़ाम का प्रेशर एक अलग चीज़ होती है, वहाँ 45 प्लस पहुँचना मुश्किल हो जाएगा। तो इसमें कोशिश आपने करनी है, मैथ्स रीजनिंग इतनी स्ट्रांग बनानी है कि 45 प्लस आप लोग मैथ्स रीजनिंग में स्कोर कर पाएँ। फिर जो 100 मार्क्स की जीएस है, 100 मार्क्स का जो जीएस का एग्ज़ाम होगा
उसमें आप लोगों ने क्या करना है, उत्तराखंड को अच्छे से कवर करना है कि अगर 30 मार्क्स की उत्तराखंड है तो आप लोग उसमें से क्या करें, आप लोग एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस वहाँ पे को अटेम्प्ट कर पाए। आप लोग कितना अटेम्प्ट कर पाए, 20 क्वेश्चंस मीन्स 20 क्वेश्चन बोलने का मतलब कि नेगेटिव होने के बाद आप लोग कोशिश करिए कि 20 नंबर तक आप लोग गेन कर पाए। इसको मैं मार्क्स लिख देता हूँ। 20 मार्क्स का अगर आप लोग उत्तराखंड में गेन कर पाते हैं और 45 मार्क्स का अगर आप लोग मैथ्स रीजनिंग में गेन कर पाते हैं तो ये बनेगा 45 प्लस 20। ठीक है, अब दूसरा सेक्शन देखिए, इसमें क्या होगा कि कंप्यूटर के कंप्यूटर के 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे या फिर 5 से 6 क्वेश्चन। ठीक है, तो कंप्यूटर अगर आप लोग तैयार करते हैं, कंप्यूटर इसमें बेसिक लेवल की कंप्यूटर आती है, वो तैयार हो सकती है ये जो 3-4 महीने बचे हैं इसमें। अगर आप कंप्यूटर तैयार करते हैं और 4 मार्क्स आप कंप्यूटर वाले सेक्शन में लाते हैं तो ये हो जाएगा 45 प्लस 20 प्लस 4। अब देखिए आपने करना क्या है कि करंट अफेयर को आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली 15 क्वेश्चंस यहाँ करंट अफेयर के बनेंगे। तो 15 में से अगर आप लोग करंट अफेयर का सेक्शन बहुत अच्छे से कवर करते हैं तो 10 मार्क्स आप करंट अफेयर में ला सकते हैं। चलिए 8 मार्क्स इसमें हम लोग मानते हैं कि करंट अफेयर में आप लोग गेन करते हैं, तो 8 मार्क्स यहाँ क्या होता है, करंट अफेयर का बन जाता है। उसके बाद देखिए जिन पोर्शंस में मार्क्स खींचे जा सकते हैं मैं केवल उन पोर्शंस को डिस्कस कर रहा हूँ। अगला पोर्शन जो बनेगा, देखिए बायो में कैसे क्वेश्चन पूछेंगे इसका हमको कोई अंदाज़ा नहीं है, फिजिक्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसका कोई अंदाज़ा नहीं होता है। ये कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जहाँ से क्वेश्चंस अगर बनते हैं तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन ठीक हो जाए। तो इन सबको अगर ऐड किया जाएगा तो ये बनेगा 7 1 4 5 6 एक 7, तो ये पहुंचता है 77 तक। ठीक है, अब देखिए इतने पोर्शन से आपका 77 तक बनेगा। अब इसमें कुछ ऊपर कुछ नीचे हो सकता है कि अगर उत्तराखंड में 20 के बदले आपने 25 क्वेश्चन ठीक कर दिए तो आप 80 क्रॉस कर जाएंगे। अगर करंट अफेयर के 8 क्वेश्चन के बदले आपने 10 से 12 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो आप 85 प्लस पहुंच जाएंगे। अब बाकी का जो पोर्शन है उसमें आएगी हिस्ट्री, उसमें ज्योग्राफी, उसमें इकोनॉमिक्स, उसमें इन्वायरमेंट, और ये जो बेसिक सेक्शन है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट और पॉलिटी। अब इन सब में देखिए पॉलिटी का वो सेक्शन है जहां आप लोग मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। ये वाले सेक्शन में आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं क्योंकि एटलीस्ट 15 क्वेश्चंस, 10 से 15 क्वेश्चंस पॉलिटी के रहते हैं। अगर आप लोग पॉलिटी के जो क्वेश्चन है 10 से 15 क्वेश्चन पॉलिटी के रहते हैं, इसमें से आप लोग 7 क्वेश्चंस तक भी अगर आप लोग कर पाते हैं या फिर 7 मार्क्स तक भी आप लोग ला पाते हैं तो इसमें आप लोग 7 मार्क्स और ऐड कर दीजिए। अब बचा ये जो पोर्शन, इसके बाद आप लोगों का ज्योग्राफी का पोर्शन होगा। देखिए ज्योग्राफी में
कोई बुक पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ज्योग्राफी में आप लोग क्या कीजिए, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िए। ये जो एनसीईआरटी है ये आपके ज्योग्राफी के ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन कवर करेगी, क्योंकि ज्योग्राफी के जितने क्वेश्चन होते हैं ज़्यादातर एनसीईआरटी के ही होते हैं। तो 10 से 15 क्वेश्चंस ज्योग्राफी के भी रहेंगे। इसमें आप लोग 6-7 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर पाएँ तो इसमें 6 मार्क्स और ऐड कर सकते हैं। बाकी बचा हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट। अब 2-3 क्वेश्चन हिस्ट्री से अगर आप लोग कर पाएंगे, 2-3 क्वेश्चन अगर आप लोग इकोनॉमिक्स के कर लेते हैं और 2-3 क्वेश्चन अगर आप लोग इन्वायरमेंट के कर लेते हैं, तो ओवरऑल ये 10 क्वेश्चन में मान के चलता हूँ। 2 2 2 6, चलिए 7 क्वेश्चन में मान के चलता हूँ। अगर आप लोग इतना कर लेते हैं तो इन सबको ये जोड़ के बनेगा 7 2 14, 21 20, 21 27, 2 8 9, ये 97 तक जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखिए हिस्ट्री पे आप बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री से जो क्वेश्चन आएगा हम लोगों को नहीं पता कि किस तरीके का क्वेश्चन आएगा, और हिस्ट्री पढ़ने के बाद भी हमारा वो क्वेश्चन बनेगा या नहीं बनेगा इसके बारे में कुछ नहीं जानते। तो बेसिक बेसिक हिस्ट्री आप लोग पढ़िए। इकोनॉमिक्स में मोस्टली जो करंट अफेयर है वहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं, किसी योजना के बारे में और या फिर जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं उनके बारे में, ऐसे क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से बन जाते हैं। इन्वायरमेंट में ये भी मोस्टली करंट अफेयर का ही पोर्शन रहता है। तो कोशिश ये करिए कि पॉलिटी पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए और ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए, उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ज्योग्राफी में एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा फोकस मत करिए, इकोनॉमिक्स पे बहुत ज़्यादा फोकस मत करिए, इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस मत करिए। इसके बदले करंट अफेयर पे फोकस करिए, क्योंकि देखिए हिस्ट्री आप पढ़ के भी जाएंगे या ना पढ़ के भी जाएंगे, बिना पढ़े भी जाते हैं तो तभी भी 2-3 क्वेश्चन तो आप लोग कर ही लेंगे, क्योंकि कुछ एक आधे क्वेश्चन तो बहुत हल्के लेवल के होते हैं। इकोनॉमिक्स में भी कुछ एक आधे क्वेश्चन आप लोग कर ही लेंगे, इन्वायरमेंट में भी 1-2 क्वेश्चन आप लोग कर ही लेंगे, और बाकी इन सेक्शंस पे फोकस करिए। सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा वो मैथ्स और रीजनिंग का होगा। ये मार्क्स तब आएंगे जब आपके मैथ्स रीजनिंग में 45 प्लस होंगे। अगर आपके मार्क्स 25 से 30 के बीच में अटक जाएंगे तो फिर आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स इन सेक्शंस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो इससे बेटर मेरा सजेशन ये है कि जितने लोग भी ये फॉर्म भरेंगे वो सब बीएससी वाले होंगे, वो सब साइंस वाले होंगे, और उनके लिए मैथ्स को समझना बहुत ज़्यादा टफ काम नहीं होता है। तो आप लोग किस पे फोकस करिए, मैथ्स रीजनिंग पे फोकस करिए और उत्तराखंड और करंट अफेयर पे फोकस करिए। ये 3 सेक्शन अगर आप लोग कवर कर लेते हैं तो ये आपका एग्ज़ाम 100% निकलेगा और प्रीलिम्स में आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी थी, बाकी आप लोगों की अपनी खुद की स्ट्रेटेजी होगी। अगर आप उस स्ट्रेटेजी को भी फॉलो करेंगे तो विश कि आप लोगों का एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।